अब इसमें आता है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर मैंने आपको भेज दिया है, नोमेनक्लेचर एक बार चेक कर लेना। यस सर, देख लिया। देख लिया आपने? यस सर, फर्स्ट पार्ट देखा बस। ओके। तो देखो, अगर हमने एरोमेटिक बनाना है तो एरोमेटिक के लिए क्या तरीका है? एरोमेटिक के लिए आपके पास दो ही रिएक्शन है। एरोमेटिक चेक करते हैं कैसे बनाता है। देखो, पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? जैसे आपने कोई भी ग्रुप लगाया, CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl2, ठीक। अगर आपने यहाँ पे Fe रखा है या फिर FeCl3 रखा है, तो ये जो Cl है वो कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में। आपको पता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन क्या होती है? यस सर। ऑर्थो एंड पैरा, जैसे कोई भी रिंग है तो ये रिंग में जो रेफरेंस होगा ग्रुप, कोई भी, जैसे रेफरेंस ग्रुप है CH3, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो जो 2 और 6 है इसे कहेंगे ऑर्थो पोजिशन। ऑर्थो। में और मतलब O यानी ऑर्थो। जो 3 और 5 है, 3 और मेटा। 5 को क्या बोलेंगे? मेटा। मेटा। इसको बोलेंगे मेटा, और इसको 4 वाले को पैरा। पैरा। तो 1 4 अगर दो ग्रुप लगे 1 और 4 में तो पैरा, और अगर 1 3 या फिर 1 5 तो मेटा, और अगर 1 2 या 1 6 तो पैरा, सॉरी ऑर्थो, ठीक है। तो जो ये CH3 ग्रुप होता है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी इसमें जो भी अपकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ पे आएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो जैसे ये आपके पास CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये ग्रुप कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा ऑर्थो में और पैरा में। तो यहाँ देखो, पहला कंपाउंड क्या बनेगा? CH3, यहाँ Cl, और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? पैरा पोजिशन में, यानी ये बन जाएगा CH3 और यहाँ Cl। इसमें से जो मेजर बनता है वो कौन सा है? ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा? पैरा वाला, ये मेजर होता है, और दूसरा होता है माइनर, ठीक है। यानी कि ये जो पैरा है ये बनेगा मेजर, और जो ये ऑर्थो है ये बनेगा माइनर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये मेजर और ये माइनर क्यों बनेगा? उसका रीजन ये है कि जैसे CH3 ग्रुप है और ये X ग्रुप है, अब ये दोनों क्या करेंगे? लड़ाई करने लगेंगे, यानी इसमें क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो दोनों दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल हो जाएगा तो इसलिए ये ऑर्थो पोजिशन कम बनेगा। पैरा में क्या है? दोनों को दूर दूर बैठा दिया, अब कोई लड़ाई नहीं होगी, तो ये ज्यादा बनेगा। तो ये मेजर है और ये माइनर है। आगे समझ में कि नहीं आया? नो सर, रिपीट कर दीजिए। देखो, जब भी कोई ग्रुप लगा होता है वो डिसाइड करता है कि जो आने वाला ग्रुप है वो किस पोजीशन में जाएगा, ठीक है। तो जैसे CH3 ग्रुप है, अब CH3 ग्रुप में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रुक जाओ इसे व्हाइट पेज में बनाता हूँ। इसमें देखो, अगर जो ग्रुप आपने बना दिया, ये ग्रुप है कोई भी, पहले बेंजीन रिंग, इसमें ग्रुप लग गया ये CH और ये H। अब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है इस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये सेकंड वाले को इलेक्ट्रॉन
दे देता है कि मेरे पास तो ज्यादा हो गए, इसे अब तू रख ले। तो अब क्या हुआ, जो सेकंड वाला है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। बॉन्ड जब आता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये किस पोजीशन में चला गया, ऑर्थो पोजीशन में, माइनस चार्ज। तो इसलिए जो भी आने वाला ग्रुप होगा वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पे माइनस चार्ज है। तो प्लस वाला माइनस पे आ जाएगा। अब ऐसे ही, अब ये फिर डीलोकलाइज होगा यानी रेजोनेंस होगा, तो ये बीच में चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या होगा, अब बॉन्ड कैसे बन गया, ऐसे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक एच, दूसरा एच, और यहाँ पे ये एच प्लस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। ठीक है, तो अब कहाँ चला गया, पैरा पे। तो इस ये कहता है कि अगर कोई भी प्लस वाला अटैक करेगा तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, 5 के पास तो पूरे हो गए, तो ये 6 को इलेक्ट्रॉन दे देगा कि मेरे पास तो पूरे हो गए, इसको तुम रख लो। तो क्या हुआ, 6 में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये एज इट इज रहेगा। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया, वो गया ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आने वाला ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आ सकता। इसीलिए ये है कि ये जो CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो जब भी मैंने क्लोरीन को रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या Fe यानी लविस एसिड में, तो ये कहाँ जाएगा, अब Cl के पास दो ऑप्शन है, या तो ऑर्थो में जाए या पैरा में जाए, क्योंकि इसके पास दो ही जगह है जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनाता है, पहला कौन सा, ऑर्थो वाला, और दूसरा कौन सा, पैरा वाला। क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटी दोनों बनेंगे। तो ये है ऑर्थो क्लोरो टोल्विन और ये है पैरा क्लोरो टोलिन। तो अब दोनों बनेंगे, लेकिन अब इसमें से क्वेश्चन ये है कि ज्यादा कौन बनेगा, तो ज्यादा वो बनेगा जहाँ पे रिपल्सन कम हो। अब ये दोनों ग्रुप पास पास है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन होता है, तो रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। रिपल्सन होगा तो ये दूर दूर भागेंगे, तो अनस्टेबल हो जाएंगे। जबकि इसमें क्या है, इसको दोनों को दूर रख दिया, अब रिपल्सन का कोई चांस नहीं है, नो रिपल्सन। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो पैरा ज्यादा बनेगा, ऑर्थो कम बनेगा। और ऑर्थो पैरा में क्यों बन गया, क्यों गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, ऑर्थो और पैरा में ही आएगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से प्लस वाला निकलेगा, यहाँ से निकलेगा प्लस वाला। कैसे निकलेगा, देखो, ये FeCl3 होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें Cl आया, तो ये अप्रोच करेगा इसके पास कि हमारे साथ आ जा। तो ये क्या होता है, अब जैसे ही आएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा, इसकी हेल्प से ये पावरफुल बन जाता है और इलेक्ट्रॉन अपने पास ले जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया, तो यहाँ क्या बच गया, Cl प्लस, और ये Cl किसके साथ चला गया, Fe के साथ, तो FeCl4 माइनस बन जाता है। तो इसमें प्लस चार्ज जनरेट होता है। तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, जहाँ नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कहाँ पे है, ऑर्थो में और पैरा में। इसीलिए ये ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बनाता है। अब आया समझ में कि नहीं आया, यस सर। आ गया ना। तो ये पहला है इसमें कि क्लोरो बेंजीन भी बनता है इसमें। तो क्लोरो बेंजीन का ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखो, पहला तो हो गया क्लोरो वाला, अब है सैंडमियर रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे भी आएगी ये। ठीक है, सैंडमियर रिएक्शन में क्या होता है, देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, ये ले लिया एमाइन NH2 वाला ग्रुप। तो ये ग्रुप है NH2, यहाँ पे ले लो आप। अब इसमें किसकी रिएक्शन करानी है, NaNO2 प्लस HCl या HX करा दो। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके बना देते हैं HONO, HONO यानी नाइट्रस एसिड HNO2। ये दोनों मिलके ये बना देंगे। ठीक है, अब क्या है, एक नाइट्रोजन यहाँ पहले से है, एक नाइट्रोजन ये है,
ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो ये बना देते हैं N2। ठीक है, ये क्या बन जाता है N2। और ये Cl, ये X ग्रुप इसके साथ, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, Cl में माइनस होगा, तो ये माइनस इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम हैलाइड। हैलाइड मतलब Cl के लिए हैलाइड कहते हैं, N2 के लिए कहते हैं डाईएजोनियम। ठीक है, और ये बेंजीन, तो बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। इसको क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि अब इसको तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, पहले से तोड़ना मुश्किल था, अब इसको तोड़ना क्या हो गया, आसान हो गया। इसीलिए हम पहले इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। ध्यान रखना, ये क्या हो गया, डाईएजोनियम सॉल्ट, ये हैलाइड। पहले बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन, ये N2 के लिए कहते हैं डाईएजोनियम और X के लिए कहते हैं हैलाइड। तो ये बन गया। अब आप इससे कुछ भी बना सकते हो। अब आपने क्या किया, ये डाइजेनियम सॉल्ट लिया, यही मेन है बस, और इसमें आपने Cu2Cl2 से या CuCl से रिएक्शन करवा दें, तो जो ये हेलोजन है ये उसको नाइट्रोजन को बाहर कर देता है। ठीक है, ये इसको हटा देगा और आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है सैंडमेयर की, तो इसे कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन एरोमेटिक एमाइन के लिए, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। ठीक है, तो इससे एरोमेटिक हैलाइड बनता है, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, Cl और Br बनते हैं बस, इसमें भी आयोडीन या फ्लोरीन नहीं बनेगा, सिर्फ Cl या Br। ठीक है, इन दोनों में से कोई बनता है बस। अगर आप Cl लोगे तो Cl बनेगा, अगर यहाँ पे Br ले लोगे तो Br बन जाएगा। और ये डाइजेनियम में क्यों चेंज किया, क्योंकि इसको तोड़ना आसान है। तो ये समझ में आया आपको? पहले हमने क्या किया, एरोमेटिक एमाइन ले लिया। ठीक है, NH2 एमाइन होता है, इसको किससे रिएक्शन करा दी, NaNO2 और HX यानी HCl से, इन दोनों को मिला के बनता है होनो यानी NO2। मेन है इसको बनाना, इन दोनों को मिलके ये बनेगा। अब ये क्या करता है, यहाँ रिएक्शन करता है और H2 को तो बाहर कर देता है, और ये N यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो N2 प्लस हो जाता है। प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस को, तो जो Cl यहाँ से निकला था वो यहाँ चले जाता है। इसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड या क्लोराइड। अब इससे हमें नाइट्रोजन को हटाना है, नाइट्रोजन को हटाना यहाँ से आसान है, तो मैं ले आऊंगा Cu2Cl2 या CuCl, ये इस नाइट्रोजन को यहाँ से हटा देगा। अब इसको हटाना आसान है, तो क्या हुआ, यहाँ से Cl लग गया और N2 बाहर हो गया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, तो इसे कहते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये एरोमेटिक के केस में बनेगा। ये समझ में आया? यस सर। ओके, और श्वेता? सर हाँ, ये एक्स के जगह पे पूरा हेलोजन ग्रुप नहीं हो सकता है सर, ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों? क्योंकि और रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे फ्लोरीन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और आयोडीन होता है वो आ, कई रिएक्शन ऐसी होती है कि जो उसे रिप्लेस नहीं कर पाता है, जो आयोडीन वाला है वो रिप्लेस नहीं कर पाता, या वो आराम से बना देता है, मतलब कि उसके लिए Cu की जरूरत नहीं पड़ती। देखो फ्लोरीन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, और जो आयोडीन होता है उसके लिए कॉपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही हीटिंग करके हो जाएगा। तो सैंडमेयर ने तो कॉपर के प्रेजेंस में दिया ना, अगर हमने कॉपर ना करें तो वैसे ही हो जाएगा, वो जो काम आराम से हो रहा है। ये देखो, अगर हमने ये आई के लिए बनाना है, तो आई के लिए क्या है, वो कह रहा है सीधा हीटिंग करो बस। ठीक है, थोड़ा सा हीटिंग की जरूरत है और सेकिंग करो इससे, ये आराम से टूटेगा और ये बन जाएगा। तो ये KI डालने से ही
आयोडीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इतनी झंझट करने की क्या जरूरत है। और सैंडमेयर ने किसके लिए दिया था, Cu2Cl2 लाया था, तो इसलिए उसने Cl किया। और वो कह रहा है कि आसानी से भी हो सकता है अगर आपने ये रिएक्शन करे। फ्लोरीन नहीं करता, बस फ्लोरीन का हाईली रिएक्टिव होता हो तो उसके केस में नहीं होता। बाकी देखो यहाँ पे Cl या कोई भी X लग गया। अब अगर आपने क्या किया, Ki ले आए, तो ये क्या करेगा, इन सबको हटा देगा, I यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा। तो कह रहा है इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, I तो आराम से कर देगा, क्योंकि I ज्यादा रिएक्टिव होता है और फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आया समझ में ये कि नहीं आया, बताओ। श्वेता, रिप्लाई करना। यस या नो। ये सैंडमेयर रिएक्शन है, ये आगे भी आएगी, चैप्टर 4 में भी है और यहाँ पे भी है, दो जगह ये। सर मुझे नहीं आया समझ में। नहीं आया। आपकी आवाज ना कट कट के आ रही थी और मुझे स्क्रीन जैसे आप लिख रहे हो ना तो मुझे लेट दिख रहा है वो। अच्छा, तो नेट प्रॉब्लम है आपके पास भी, तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखो, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। सैंडमेयर ने क्या कहा कि जब भी आपने प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लिया तो यानी बेंजीनिंग होगा, उसके ऊपर से NH2 लग गया, तो ये प्राइमरी होता है। प्राइमरी एरोमेटिक का मतलब बेंजीनिंग है, तो एरोमेटिक हो जाएगा और एमाइन। ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब हमने इसमें क्या मिलाना है, NaNO2 प्लस HX। ठीक है, तो HX मतलब हेलोजन हो गया, Cl या Br ले लो आप, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो जनरली क्या होता है, इन दोनों को मिलके क्या बनता है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस कंबाइंड हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये Na प्लस एक्स माइनस हो जाता है और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन जाता है HNO2, या बुक में ज्यादातर लिखा होता है होनो, HONO, क्योंकि दो O है, एक N एक H, तो होनो बन जाता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाले लोग हैं जो हमने इसको बीच में लिया है, तो इन दोनों को मिलके क्या बनता है, मेन HONO। ठीक है, और X माइनस। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसको रिएक्शन कराई, जैसे मैंने प्राइमरी एमाइन लिया और इसको होनो से रिएक्शन करा दी, ठीक है, HONO से, तो क्या होगा कि ये इसको जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे कंबाइंड हो जाता है और जो हेलोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप है, एक नाइट्रोजन पहले से था, एक नाइट्रोजन और अटैच हो जाता है, तो N2 प्लस हो जाता है और ये माइनस वाला इसके साथ अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम। N2 मतलब डाइएजोनियम, जहाँ पे भी N2 आएगा उसका मतलब डाइएजोनियम, और X का मतलब हेलोजन, तो हेलाइड, और इसको बेंजीन कहते हैं, तो बेंजीन डाइएजोनियम हेलाइड बन गया। अब मुझे यहाँ से हेलोजन लाना है, तो मैंने क्या किया, जो ये डाइजोनियम सॉल्ट बना था N2X, ये प्लस और ये माइनस, इसमें क्या मिक्स कर दिया, Cu2Cl2। अगर Cl2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा हेलोजन बनना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको हटाना आसान हो जाता है, इस ग्रुप को तोड़ना आसान है, तो ये Cl यहाँ पे इजिली आ जाएगा और N2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो यहाँ Br आ जाए तो क्या करोगे आप, कि जो ये डाइओजेनियम सॉल्ट बनाया आपने N2X प्लस और ये माइनस का, यहाँ पे Cu2Br2 को ऐड कराओ, तो जब Br2 लाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे ग्रुप को हटाएगा, यहाँ Br आ जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। तो इसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप Cl ला सकते हो या फिर Br ला सकते हो, बस बाकी और नहीं ला सकते, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है तो वो रिएक्शन नहीं करता, एक्सप्लोसिव हो जाता है। और दूसरा आयोडीन है, वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है क्योंकि बड़ा साइज होता है,
इजिली रिएक्शन कर जाता है। तो इसीलिए जो सैंडमेयर ने दिया उसने 2 के लिए दिया, ये क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए, क्योंकि उसने किसको यूज किया, कॉपर को। ठीक है, Cu2Cl2 या Cu2Br2 को यूज किया, यानी Cu2X2 को। इसीलिए ये केवल Cl और Br पे ही अप्लाई होती है। आयोडीन आसानी से बन जाता है और फ्लोरीन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए उसके लिए इसने नहीं दिया। अब आयोडीन के लिए क्या होगा, देखो वो कहता है आयोडीन के लिए क्या है, सिंपल है। आपने पहले डायोजेनियम सॉल्ट बना दिया, जो डायोजेनियम सॉल्ट बन गया इसमें ये है N2 प्लस X माइनस। अब इसमें सिंपल KI डाल के हीट कर दो, बस सेकिंग कर दो इसमें। तो क्या होगा, ये माइनस वाला ये प्लस है, तो ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, N2 को तो हटा देगा पहले, तो नाइट्रोजन अलग हो गया, और जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर से क्या लग जाएगा, आयोडीन आई, तो आइडो बेंजीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आइडो बेंजीन। ठीक, आया समझ में? यस सर, यस हाँ, सर। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी आयोडीन वाला बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, यस सर। अब नेक्स्ट आता है, देखो ये मैंने कल की रिएक्शन बताई थी, देखो फिर भी एक बार बता रहा हूँ। HBr है, देखो ये वो कह रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, HBr को ऐड कराएंगे, ये डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन पे नहीं होता रिएक्शन, ध्यान रखना। HBr कहाँ जाएगा, इस डबल बॉन्ड के पास जाएगा। तो अब बताओ इसमें से किसके पास जाएगा, आइडिया लग रहा है कुछ? ये देखो, ये Br आपको दिख रहा होगा, ठीक, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। HBr आपने देखा, HBr है और ये डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड है तो इसमें C देखो, ये C है और ये C है, तो HBr के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये प्लस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड C है। अब वो कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जिसके पास कम है। हाइड्रोजन कम होगा। हाँ, तो तो बताओ फर्स्ट किसके वाला। पास जाएगा, 1 के पास या 2 के पास? हाँ, वेरी गुड श्वेता। अंकित, यस सर, सही है, ठीक है सर। सेकंड के पास जाएगा। ठीक है, तो Br सेकंड वाले के पास और H फर्स्ट वाले के पास। ठीक है, तो ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा, देखो इसके नीचे लिखा हुआ है, ये C है, सेकंड वाले में Br लग गया और फर्स्ट वाले में H लग गया। अब दूसरा वाला देखो, फिर इसमें HCl है, आप बताओ इसमें से कहाँ जाएगा, HCl है, और इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इसका नंबर कौन कौन सा है, इसमें कौन सा नंबर आएगा। अब इसमें मैंने नंबर लिख दिया, देखो डबल बॉन्ड लिखा दिख रहा है आपको, 1 2 3 4। अब बताओ इसमें Cl किसके साथ अटैच होगा, कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा HCl HBr, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब बताओ Cl किस जगह पे जाएगा, लगा दो श्वेता। ओके, अंकित, ओके, तो इसमें तो अंकित ने सही बता दिया है, श्वेता गलत कैसे हो गई? हाँ, यस सर, मैंने वो सेकंड, देखा है, इसमें हाइड्रोजन हाँ, कम है। तो जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो जहां डबल बॉन्ड है वहीं पे अटैक करेगा बस। ठीक है, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को हटाना आपने, और डबल बॉन्ड को हटा के क्या है, सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, बस कंपाउंड बन गया, और कुछ भी नहीं करना हमने, एडिशन रिएक्शन है। अब तीसरे में बताओ, देखो ये प्रोक्साइड भी है, HBr भी है, तो अब किस कार्बन पे Br लगेगा, ये बताओ, इन तीनों में से किस कार्बन पे Br लगेगा, HBr भी है और प्रोक्साइड भी है। टिक लगा दो। ओके, श्वेता, अंकित बताओ। नहीं, सिंगल बॉन्ड पे नहीं करता कभी भी, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा उसी में करेगा बस। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होगी, तो डबल बॉन्ड मतलब 1 और 2 में से एक ऑप्शन होगा बस, इन दोनों में से। और जब भी HBr और प्रोक्साइड होगा तो उसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा हो जाता है। किसके केस में? पेरोक्साइड और HBr के केस में। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो Br माइनस का होता है H प्लस का, तो जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां Br जाएगा फर्स्ट वाले पे, और सेकंड पे H आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको बनाएंगे हम, तो 1 2 3, यहाँ पे CS2, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ C, यहाँ CS2। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन में Br और यहाँ सेकंड पोजीशन में H। ठीक है, तो ये H यहाँ लग जाएगा, Br यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पेरोक्साइड, इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जब भी HBr होगा और पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे ये देखो, ये इसका क्या होगा, 1 2 3 4, Cl आ गया सेकंड में। ये देखो लिखा हुआ है आंसर में, देखो Cl कहाँ आ गया, 1 2 3 4 सेकंड में चला गया। इसमें देखो Br कहाँ चला गया, लास्ट में। लास्ट में क्यों गया है? क्योंकि इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो Br यहाँ आ जाएगा, H इधर, तो ये Br लास्ट में लग गया। ठीक है, तो ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो इसे याद रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंप्लीट द रिएक्शन हमने कर दिया था। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो रीजन सबके लिए काम आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है इसका, देखो पहला इसमें है, फर्स्ट पॉइंट जो है, जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, यानी जितना कार्बन ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जितना कार्बन ज्यादा या जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये होता है कि जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। साइज मतलब सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स काम करता है वो होता है वीक वैंडरवाल फोर्स, जो किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। वीक वैंडरवाल फोर्स, तो जितना साइज बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना क्या होगा, उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उससे मेल्ट या बॉयल करने के लिए, इसीलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो बड़ा साइज में क्या होगा, जैसे मैंने कहा डिफरेंट ले लिया। जैसे पहला क्वेश्चन देता हूं आपको, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मैंने कहा CS3CF, दूसरा है CS3Cl, तीसरा है CS3Br, और चौथा है CS3I। अब इन चारों में से बताओ कि किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बता सकते हो? ओके, अंकित और श्वेता, वेरी गुड। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, ऐसे एरो देखो, ये आया समझ में? पहली चीज, क्योंकि फ्लोरीन आयोडीन का साइज बड़ा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का। दूसरी चीज है, अब क्वेश्चन दोबारा है, दूसरा है CS3Cl, दूसरा C2H5Cl, तीसरा C3H7Cl, C4H9Cl। अब बताओ किसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सर मुझे नहीं दिख रहे ऑप्शन। दिख नहीं रहे आपको? स्क्रीन दिख रही नो है आपको? सर, स्क्रीन दिख रही है। तो अच्छा, ऑप्शन में आपने उसका स्क्रीन बड़ी तो नहीं की है?
ये सर की थी पर अब तो छोटे कर दी, नहीं दिख रहे। हाँ छोटी करे छोटी करके नहीं दिख रहा है? सर नहीं बताओ। दिख रहे। दिख नहीं रहा, चलो एक बार फिर से लिखते हैं, देखो मिडिल में रखता हूँ फिर मैं, एक मिनट। हाँ अब मिडिल में लिखता हूँ, देखो इसमें है CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl और C4H9Cl। बताओ किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ओके अंकित, श्वेता, दिख रहा है आपको? नो सर। क्या हो गया ये? अब दिख रहा है। हाँ अब बताओ। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाँ सही है। तो जितने कार्बन ज्यादा होंगे उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। अब वो दूसरा स्टेप कहता है कि अगर ब्रांचिंग हो गई, सपोज ब्रांच हो गया, तो जितनी ब्रांचिंग होगी उतना क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, उतना सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी। ठीक, अब देता हूं आपको क्वेश्चन फिर। CCCCCCl, दूसरा CCCC, यहाँ C लगा दिया, Cl, तीसरे में CCCCl और यहाँ पे Cl, सॉरी CC लगा दिया। अब बताओ इन तीनों में से मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ओके श्वेता, अंकित, वेरी गुड। तो जितना स्ट्रेट लाइन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, जितना ब्रांचिंग होगी उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको पहले, और फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये रीजन है। पहला, जितना मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उतना ज्यादा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इसमें। CH3Cl, दूसरा CH2Cl2, तीसरा CHCl3 और चौथा है CCl4। अब इसमें बताओ किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? ओके अंकित और श्वेता, आप बताओ। ओके वेरी गुड। तो दोनों का आंसर सही है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सही है। इसका आंसर होगा यहां से ये ऐसे, जितने सी बढ़ते जाएंगे, एक सी है फिर दो सी आ गए तो मोलिकुलर वेट और बढ़ गया, तीन हो गया तो और ज्यादा हो गया, चार है तो सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये हो गया। तो ये आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखो सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक और आता है इसमें, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये देखो, ऑर्थो मेटा पैरा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये पैरा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। अगर मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्थो सबसे पहले, ऑर्थो नंबर 1 पे, फिर पैरा, फिर मेटा। ठीक, लेकिन अगर मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है,
सबसे ज्यादा हो जाता है पैरा, उसके बाद होता है ऑर्थो, और लास्ट में मेटा। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो यस। अगर बॉइलिंग पॉइंट में होगा तो ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। ठीक, याद यस रहेगा। सर। ओपीएम, हाँ क्या कह रहे हो अंकित? बॉइलिंग पॉइंट होता है पोलैरिटी पे बेस्ड होता है। पोलैरिटी होती है डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट में ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो की पोजीशन इस तरीके से जाती है, इसीलिए हाईएस्ट हो जाता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे, जिसका स्ट्रक्चर सिमेट्री वाला होता है वो हाईएस्ट होता है। तो ये जो सिमेट्री है, देखो ये बिल्कुल सिमेट्री में दिख रहा है, पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है, इसीलिए इसका हाईएस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगी, सिमेट्री पे। जिसका ज्यादा, जो ज्यादा सिमेट्री होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम खत्म हो गया, रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे।